आप भी मतलब पूरे, मैं आपकी पॉलिटिक्स 2014 से ही लगातार कवर कर रही हूँ, आप 3 बार के सांसद, देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन निखर रहा है और उसी के साथ ही साथ बहुत चुटीले अंदाज में आप अपनी बातें भी रखने लगे हैं आजकल अलग अलग जगहों धन्यवाद। पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ आप है युवा चेहरा, देखिए पीढ़ीगत बदलाव भी धीरे धीरे करके अब इस महाराष्ट्र मुंबई में होने जा रहा है, दूसरी तरफ अमित ठाकरे आदित्य ठाकरे वो एकजुट होकर आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो युवाओं के बीच ये जो मुकाबला चल रहा है, किन मुद्दों पर लग रहा है कि श्रीकांत शिंदे बाजी मार ले जाएंगे? देखो, यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता बाजी मारेगा महायुति का। यहाँ पर कोई भी साथ में आए, गठबंधन बनाए या प्रेजेंटेशन दे। देखो, जब ताकत थी, जब खुद मिनिस्टर रहे, हम्म। ये मैंने मीठी के आंकड़े आपको बताए, वो उनके डिपार्टमेंट के। जी। तो जब पूरी ताकत के साथ सत्ता थी यहाँ पर, हम्म। तो तब लोगों के लिए काम करना ज़रूरी था। आज जो प्रेजेंटेशन दे रहे हम्म। कि हम क्या करने वाले हैं, ये बता रहे। हम क्या बोल रहे हैं? हमने कोस्टल रोड किया, हमने एमटीएचएल किया, हमने मेट्रो की, हम सड़कें बना रहे, हमने एसटीपी किया, हम पानी की समस्या दूर कर रहे हैं, हमने रेलवे का काम किया। ये हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। हमने लाड़की बहन योजना शुरू की, हम्म। हम अलग अलग योजनाओं शासन आपल्यादारी के माध्यम से लोगों तक हम पहुँचे, हर तख्ते तक हम पहुँचे, हम किसानों तक पहुँचे। इसके ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं ना, हम प्रेजेंटेशन दिखा के थोड़ी मांग रहे हैं कुल कि मिलाकर एकनाथ फ्यूचरिस्टिक शिंदे क्या जी है। ने पूरे गुण बिल्कुल जो खाटी पॉलिटिशियन के होते हैं, प्योर पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, वो एकनाथ शिंदे के अंदर बिल्कुल कूट कूट कर भर दिया गया है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ और सवाल पर, वक्त हमारे पास कम है, आपको भी अलग अलग जगहों पर सभाओं के लिए जाना है। 2024 में टिस की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार मुंबई में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर जो डेटा आया था, उसमें हिंदू आबादी 54% से नीचे गिर जाएगी और मुस्लिम आबादी 2051 तक 30% तक बढ़ जाएगी। इसको लेकर आप लोगों की ओर से आपका गठबंधन चिंता भी जाहिर कर रहा है। देखो, ये आबादी किस कारण बढ़ रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आज जो बांग्लादेशीज है, जो बंगाल के माध्यम से यहाँ पर, आज मुंबई में भी अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। तो ये एसआईआर हम लोग जो कर रहे हैं, हम्म। वो भारतीयों को न्याय देने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करें। हमारा किसी जाति या धर्म के विरोध में हम कभी नहीं बोलते। जो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम्म। सभी भारतीय है। लेकिन जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें? और उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने सालों तक राजनीति यहाँ पर होती रही। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो लगाम लगना बहुत ज़रूरी है, रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो ये एसआईआर का काम सरकार के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के ये माध्यम तो से है। चल रहा है, हम्म। वो इसी लोगों के लिए जो गैर भारतीय है, जो इतने सालों तक हम्म। हमारी सरजमीन पर रह रहे, उसके लिए चल रहा है। इससे कुछ लोगों को जो है दिक्कतें हो रही है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी वोट बैंक जो है कट जाएगी, वोट बैंक कम हो इसको जाएगी। लेकर एमआईएम वाले भी आप लोगों पर बहुत निशाना साध एमआईएम रहे वाले हैं। तो बोलेंगे ही। उनका कहना है इस बार तो बुर्के वाली मेयर बनाएंगे हम लोग। वारिस पठान का बयान सामने आया है। अभी उनको क्या बयान बनाना है, मुझे करना है, वो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन देखिए, इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर जो बनेगा वो मराठी आदमी ही मेयर बनेगा, मराठी नगर सेवक ही मेयर बनेगा। आप लोग भी मराठी नगर सेवक की बात कर रहे हैं, उधर ठाकरे ब्रदर्स की ओर से भी किए जा रहे हैं, ऊपर से अडानी जी को जिस तरह के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं उस पर भी आप लोग बहुत निशाने पर हैं विपक्षी दलों के। कौन से उनका ये प्रोजेक्ट्स? उनका ये कहना है, कोई भी ले ले, चाहे धारावी का ले ले, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरे मामले को किस तरह से उठता हुआ देखा था। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते ये हैं, इसको भी गिनाया जा रहा है चुनाव के चित्रा मैदान जी, में। ये घिसा पिटा रिकॉर्ड गए कई सालों से ये बजा रहे कि मुंबई को अलग करेंगे। मुंबई को कौन अलग करेगा? आज मुंबई को एक फाइनेंशियल कैपिटल है, और उसी के साथ में मुंबई में इतने सारे डेवलपमेंट के काम हम लोग कर रहे हैं। आज वाधवान पोर्ट भी, जो मुंबई से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पर इतना बड़ा 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है। आज मुंबई में सभी कुछ मुंबई में ही है। मुंबई को कौन अलग करेगा? ये मुंबई को अलग, मुंबई को मराठी लोगों को मुंबई के बाहर। आज मराठी आदमी जो है, हम्म। मराठी मानुस आज मुंबई के बाहर किसके कारण गया? इनके कारण गया। आज मुंबई में एसआरए के प्रोजेक्ट्स हो, लोग ट्रांजिट में 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20 साल रह रहे, ठीक है। इनको दिखाने तभी
कि ये मुंबई में जो मराठी माणूस है जो एसआरए के से बाधित है उनको घर देना चाहिए, बीडीडी चार्ट में लोगों को डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्होंने नहीं किया ये सब। ये महायुति की सरकार जब आई ना तब हमने बीडीडी चार्ट की वहाँ पर इमारत वहाँ पर खड़ी की, आज लोगों को वहाँ पर घर दिया। उस घर में जो है वो मराठी मानुस रहता है। उसी के साथ में रमाबाई नगर का एक एग्जाम्पल है, 20 साल से लोग वहाँ पर फंसे थे एसआरए में, 17,000 लोगों का, 17,000 फैमिलीज का वो विषय था। वहाँ से हमने बिल्डर को अलग कर दिया। वहाँ पर एमएमआरडी है, एसआरए और अलग अलग जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आज जो इमारत बनाने का काम कर रहे हैं, रिहाब बनाने का काम कर रहे हैं या लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, सरकार कर रही है क्योंकि सरकार के ऊपर विश्वास है। ठीक है। आज क्लस्टर योजना हम लेके आए। ये क्या लेके आए? तो ये सिर्फ अभी कहेंगे कि मराठी मानुस और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करेंगे। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने वाला यहाँ पर पैदा नहीं हुआ और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कोई कर नहीं सकता। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने का काम इन लोग कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी रोटियां सेक सके मराठी मानुस के नाम पर। और मुझे लगता है कि मराठी आदमी बहुत होशियार है यहाँ पर, उनको पता है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और यही मराठी मानुस महायुति को बहुसंख्या में बहुमत से चुनकर लाएगा और मेयर भी इस मुंबई में मराठी मानुस ही बनेगा। मराठी मानुष को लेकर इसलिए ये सवाल है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा खास तौर से ठाकरे के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ओर से कई हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया गया। मराठी जबरदस्ती बोलने को लेकर आप उत्तर भारतीय राज्यों से जो लोग आए हैं उनके ऊपर हमने देखा किस तरह से मारपीट भी की गई। तो ये इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो पहले से वो अभी क्या करेंगे? अभी उनको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने किया। तो ये मराठी कह के अगर मराठी आदमी के लिए कुछ तो इन्होंने किया होता कि मराठी आदमी इंप्रेस हो, कि मराठी आदमी को लगे नहीं मेरे लिए किया करके कुछ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इंप्रेस करने का कोई काम आपकी ओर से, जितने काम गिनाए गए आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ किया है, नहीं किया है? मुख्यमंत्री मैंने यहाँ पर आपको कहा कि महायुति की सरकार के समय में ये हुआ, लेकिन शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो अभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम किया, उनके कार्य समय में हुआ। तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा। मेट्रो का सिस्टम जो शुरू हुआ वो देवेंद्र फडणवीस जी के समय में हुआ। उन्होंने ये पूरे एमएमआर रीजन में मेट्रो की शुरुआत की। आज मेट्रो जो है 450 किलोमीटर की मेट्रो आज पूरे एमएमआर में बन रही है। आज मुंबई में सड़कों का विषय हो, निर्णय तो शिंदे साहब ने तभी लिया। बिल्कुल। फिर उसी के बाद में हमने क्लस्टर योजना लाई, ये महायुति की सरकार ने लाई। शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उसके अंदर थे। तो मुझे लगता है कि ये सब महायुति में, ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ कि बाबा यहाँ पर किसको क्रेडिट देना, किससे क्रेडिट लेना, ये सब नहीं है। हम महायुति करके काम कर रहे हैं। महायुति में ये तीनों नेता एक दूसरे के साथ मिलकर इस महाराष्ट्र को आगे कैसे लेकर जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। आज जीडीपी देखो महाराष्ट्र का, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखिए, आज उसी के साथ में आप स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ठीक है। आज इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज को भड़काने का काम, इंडस्ट्रियलिस्ट को भड़काने का काम इन लोग कर रहे थे। एक अलग वातावरण बनाने का काम इनके समय में हुआ। उसको पीछे छोड़ आज इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ रही है, मुंबई में आ रही है। इन्होंने तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे बम लगाने का काम किया, जेलेटिन स्टिक्स मिले, कौन उसके पीछे था ये तो पता चला आपको। तो ऐसे सब वातावरण को दूर करके डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग कर रहे हैं। मतलब महायुति के सारे लोग एक दूसरे के पूरक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने सारे हमने गंभीर विषयों पर चर्चा कर ली है। एक पिता जो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, शून्य से शिखर तक का जिसने सफर तय कर दिया हो, जब वो राजनीति की बातें अपने बेटे से करते हैं, एकनाथ शिंदे जी क्या सिखाते हैं श्रीकांत शिंदे को? थोड़ा पिता पुत्र की बातें हो जाए। हमारे में ज्यादा कर राजनीति की बात होती है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जिस तरीके से शिंदे साहब काम करते हैं, वो मुख्यमंत्री थे तभी भी वो वर्षा 24 घंटा शुरू था। आप भी कई बार आए होंगे वहाँ पर। लोग 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक वहाँ पर लोगों को शिंदे साहब मिलते थे। हमने भी रात के 3 बजे ही इंटरव्यू किया है वहाँ पर उनके साथ। ऐसा जो मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक कार्यकर्ता के जैसे काम करते हैं। आज वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। आज भी वो खुद को उप मुख्यमंत्री नहीं समझते, वो कार्यकर्ता ही समझते हैं।
अच्छा, मैं तो डेडिकेटेड सोचने टू जा रही थी आप कॉमन ये कहने जा रहे हैं कि आज भी वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर ही कामकाज करते हैं, वो अपने आप को देखिए मुख्यमंत्री हम नहीं लोग है मानते। ना, हम लोग यहाँ पर किसी सत्ता के लालच में या कुर्सी के लालच में शिंदे साहब ने कभी काम नहीं किया। ठीक वैसे उनकी कभी भी लालसा नहीं रही है। हम्म, जिसकी लालसा रही उनकी क्या हालत हो गई वो आपको पता चल गया। शिंदे साहब तो सरकार में थे ना, हम्म, जब 2022 में गए तो सरकार में मंत्री थे, मंत्री पद छोड़कर गए। ऐसा कभी नहीं होता। सरकार जब होती है अस्तित्व में, वो सरकार के तरफ लोग आते हैं। यहाँ पर उल्टा विपरीत दिशा में शिंदे साहब गए कि नहीं, ये हमको मान्य नहीं करके। शिंदे साहब को सीएम बनना था ना। देखिए मैं आपको पूरा करता हूँ बात, वो विपरीत दिशा में चले गए। उनको पता नहीं था कि ये सरकार का क्या होगा, ठीक है, कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल। हम हमारे साथ एमएलए आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे साथ मंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके साथ जो मंत्री थे एग्जिस्टिंग 9 मंत्री चले गए। तो शिंदे साहब ने बताया होगा ना अपने सारे विधायकों को कि डर के आगे जीत है, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए सत्ता हमारे अरे हाथ आप में हो बोलिए जाएगी। किसी को, आपके घर वालों को बोलिए हम मैं ये कर रहा हूँ, आपको सभी घर वाले हाँ बोलेंगे? नहीं, नहीं इतना बोलेंगे। रिस्क नहीं हो अरे सकता ये किसी की जिंदगी में। रिस्क मतलब ये विश्वास है। शिंदे साहब ने जो पहल की, जो रिस्क लिया, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क नहीं था, पूरा रिस्क सभी शिंदे पूरी साहब तरीके आजकल से भी बहुत रिस्क लेते एक हैं। मिनट। सुनने में आता है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब में नहीं बनती है, वो दिल्ली शिकायत लेकर जाते हैं देवेंद्र फडणवीस की। सच्चाई तो है मेरी क्या इस बात है, बात में? मैं पूरी करता हूँ बात। ये जो विश्वास की बात है, ये रिस्क लेकर जो गए और उसके ऊपर 50 विधायक विश्वास रख के जाते हैं एक आदमी ये पर। सही बात है, बिल्कुल सही। 13 एमपीज को तो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तो कुछ जरूरत भी नहीं था, लेकिन 13 एमपीज ने शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखा। और शिंदे साहब ने भी कहा इसमें से एक भी जन कम नहीं होगा, इसमें एक भी जन जब अगला चुनाव होगा तो घर नहीं बैठेगा। जिसको हम टिकट नहीं दे पाए लोकसभा में, उसको हमने एमएलए बनाया। देखिए शिंदे साहब में अगर इतनी ताकत नहीं होती तो मौजूदा राजनीति देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के मुकाबले हम देख रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की शिंदे साहब से ही है, या वो शिवसेना बनाम ये शिवसेना, उसी की लड़ाई ज्यादा देखने को मिल रही है। छोटा सा जवाब चाहूंगी, ये जो झगड़े की बात है कितनी सही है कि शिंदे साहब शिकायत लेकर फडणवीस जी की दिल्ली चले जाते, ये इनकी बात ही नहीं सुनते हैं देवेंद्र जी। शिंदे साहब को यही काम थोड़ी बचा है कि इनकी कंप्लेंट, किसी का कंप्लेंट लेकर दिल्ली जाए। अरे आज हम लोग गठबंधन में हैं, अलग अलग निर्णय लेने होते हैं, अलग अलग काम करना होता है, तो इसलिए अलग एक डायलॉग, मैंने आपको बोला एक डायलॉग प्रस्तापित करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जाने में हर्ज क्या है, इतना सारा करोड़, हजारों करोड़ का निधि फंड जो है वो महाराष्ट्र को मिल रहा है। पहले क्या होती थी परिस्थिति? मतलब डबल इंजन की सरकार में सब अच्छा है। देखो सब अच्छा है, यहाँ पर अच्छा नहीं होता इतने सारे निर्णय थोड़ी ले पाते हम लोग। अच्छा नहीं होता तो महायुति सरकार विधानसभा में थोड़ी आती, या महायुति की सरकार नगर परिषद में थोड़ी आती। और अगर नहीं होता डायलॉग अच्छे से, तो इस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आपको भी लग रहा था ना कि शिवसेना को कितने सीट मिलेंगे, शिवसेना कितने सीट पे लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो बनाया हुआ चित्र है, एक तो ऑपोजिशन का है और उसको फिर पेंट करने का काम मीडिया करती है। मीडिया का काम बहुत सारा है, अंदर की खबरें भी निकालने की लगातार हम कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े साफ गोई से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बातों को श्रीकांत शिंदे जी यहाँ पर टाल गए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए। यकीनन आप युवा चेहरा हैं शिवसेना का और आगे आपके ऊपर और जिम्मेदारी है, लेकिन महानगर पालिका को लेकर ये जो सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, ये क्या रंग दिखाएगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।